नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के नए उपराष्ट्रपति को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ हार्दिक बधाई भी उनकी ओर से दी गई। आपको बता दें कि सीएम ने अपने संदेश में यह भी कहा कि नए उपराष्ट्रपति का अनुभव, दृष्टिकोण और नेतृत्व देश के विकास के लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है कि उपराष्ट्रपति पद पर मिली यह सफलता एनडीए के गठबंधन की एक मजबूत और निर्णायक जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि देश हित में लिए गए निर्णयों और संवैधानिक दायित्वों के लिए निर्वहन में नए उपराष्ट्रपति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर गढ़वाल से है, जहां पर सांसद अनिल बलूनी के निर्देश के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने ऐतिहासिक कर्णाश्रम का विस्तृत सर्वेक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान टीम ने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष और 10वीं-11वीं शताब्दी की धरोहरें भी खोजी। ये अवशेष उस समय की समृद्ध संस्कृति और शिल्पकला का प्रमाण है, जो कि इस इलाके में ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हैं। आपको बताते चले कि सर्वेक्षण से प्राप्त नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाएगा, ताकि इनके यथार्थ और संरक्षण की दिशा में उचित कदम उठाए जा सके। बताते चले कि सांसद बलूनी ने कहा है कि इस प्रकार के प्रयास क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुरातात्विक महत्व की इन धरोहरों के संरक्षण के लिए जल्द ही योजनाएं भी बनाई जाएंगी। यह सर्वेक्षण न केवल इतिहास के पन्नों में जीवंत करेंगे, बल्कि गढ़वाल की समृद्ध संस्कृति की प्रतीक और पहचान को भी मजबूत करेंगे। 1-2 किलोमीटर फॉरेस्ट की जो दीवार है उसके आसपास नाले पे सर्वे किया था। कुछ चीज़ें हमको वहाँ पर मिली, कुछ वहाँ के पुराने मिट्टी के बर्तन ऐसी चीज़ें मिली हैं और उसको हम लेके जा रहे हैं। उसको देखेंगे कि स्टडी करेंगे कि उसमें कब का हो सकता है, क्या हो सकता है, साफ सुथरा करके उसमें रिपोर्ट बनाएंगे। यही है कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन, ये मलूनी साहब और उनके जो गणमान्य लोग हैं, वो यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर खुदाई होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं ये फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया का परमिशन इसको लगता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में प्रदेश के 51,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से निःशुल्क गणवेश की धनराशि को वितरित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री डॉक्टर रावत से खास बातचीत की संवाददाता हितेश त्यागी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं एक मुफ्त आपने बच्चों को गणवेश हेतु डीबीटी के माध्यम से दिया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब से केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी के कार्यकाल में हर चीज़ हम डीबीटी देते हैं। यहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोग, चाहे आप देख रहे होंगे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बच्चों के साइकिल का पैसा हो, चाहे गणवेश का पैसा हो, चाहे बैग का पैसा हो, अब हम सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। उससे क्या होता है कि सीधे उस बच्चे के खाते में पैसे जाते हैं और बच्चा अपनी पसंद की जो है वो गणवेश भी ले सकता है, साइकिल भी ले सकता है और बैग भी ले सकता है। सर, पीएम मोदी का दौरा है और पूरा प्रदेश का जो अमला है उनकी तैयारियों में खुद मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर हैं। किस तरीके से देखते हैं, उत्तरकाशी के दरहाली हो या अन्य जगहों का मामला हो, पीएम मोदी का यह दौरा कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो उत्तराखंड के प्रति उनका बड़ा लगाव है। जब भी आप देखते होंगे कि उत्तराखंड में कोई आपदा आती है तो प्रधानमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेते हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि उनके इस दौरे के बाद हमारे उत्तराखंड में जो भी हमने डिमांड की है, निश्चित रूप से वो जो है उत्तराखंड के बारे में सोचेंगे
और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के लिए हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है, चाहे बद्रीनाथ का हो, चाहे केदारनाथ का हो। प्रधानमंत्री जी हमेशा चार धाम विकास के लिए हो, यहाँ एयर कनेक्टिविटी की बात हो, हमेशा प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के हित में सोचते हैं। सर, लगातार आप घोषणा कर रहे हैं, आपने पूर्व में भी 2 दिन पहले घोषणा की है, क्योंकि आए दिन जो समाचार पत्रों में शिक्षा से जुड़ी जो मामले हैं, अधिकारियों के साथ लगातार आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं, जिले वाइज भी आप लगातार बैठक कर रहे हैं। अभी पूर्व में आपने घोषणा की, उसे किस तरीके से? देखिए, आपने देखा होगा कि आज हम लगभग 1000 बीआरपी सीआरपी को नौकरी दे रहे हैं और अभी तक लगभग 25,000 से ज़्यादा युवाओं को हम नौकरी दे चुके हैं। अभी हम 2500 जो है हर इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के लोगों को भी नौकरी देने वाले हैं, 2500 पूरे प्रदेश में। ये भी विज्ञापन आ गया है और बहुत जल्दी उनकी नियुक्तियां भी हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं और एक नया खाका हम बच्चों के लिए यहाँ पर तैयार करें। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ ही त्यागी इंडिया वॉइस देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षा के विभाग में पदोन्नति की लंबाई तेजी होती जा रही है। आपको बता दें कि लंबी होती जा रही इस पदोन्नति के कारण लगातार शिक्षक जो है परेशान भी चल रहे हैं, जिसमें कि 25,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों ने पिछले 10 दिनों से केवल शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य सरकारी कार्यों से दूरी बना ली है। तो वहीं आपको बता दें कि 2017 से प्रिंसिपल के पद पर कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है, जिससे कि स्कूलों की व्यवस्था बिगड़ रही है। लगभग 90% स्कूल प्रभारी प्रिंसिपल ही हैं और जिसमें लेकिन प्रमोशन के अभाव में उनके मनोबल भी गिर रहा है। आपको बता दें कि शिक्षकों का कहना है कि वे अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अन्य प्रशासनिक कामों में सहयोग नहीं करेंगे। मामला कोर्ट में है और जिसके कारण शिक्षा मंत्री भी निर्णय लेने में असमर्थता जता रही है। शिक्षक इस उदासीनता से नाराज हैं, तो उनका मानना है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रति संवेदनशील नहीं है। छात्रों के हित में पढ़ाई जारी है, लेकिन समस्या का समाधान जरूरी है ताकि शिक्षा प्रणाली सुचारू रूप से चल सके। हमारी वजह से अगर 5-7 दिन जो भी अगर कहीं प्रशिक्षण कम हुआ है हम उसको भी कंप्लीट करके देंगे, वो हमारा दायित्व है। हमारे टीचरों को आप 10 जगह काम पर भेज रहे हैं, उसके बाद भी हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं। और हमारे सरकारी स्कूल ही हैं, चाहे बच्चा 33% लाए चाहे 80% लाए, वो सब हमारा है। हमारे पास अभिभावक भी कमजोर होता है, इसलिए जो भी शिक्षण कार्य है वो सब हमारे द्वारा है। इंग्लिश मीडियम में तो बच्चा घर से 75% लेके जा रहा है, 10-15%, 20% वो काम कर रहे हैं। हम तो 0 से उठा करके बच्चे को 70 ला रहे हैं, चाहे 40 ला रहे हैं, चाहे 80 ले आ रहे हैं। वो पेवर जो है सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का है, क्योंकि वहां पर वेल क्वालिफाइड लोक सेवा आयोग से चयन होने के बाद सीधी भर्ती, अधीनस्थ चयन आयोग से चयन होने के बाद चाहे एलटी का अध्यापक है चाहे प्रवक्ता है। अभी हमारे एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि भाई आप लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट से आप जो है केस वापस ले लेंगे, तो मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री जी को हमने आज नहीं, शुरू में ही बता दिया था कोर्ट क्यों गए हैं। आपने 16 जून 2001 को राजज्ञा 2158 जारी की और उसके आधार पर आपने 2001 से लेकर 2009 तक लगातार पदोन्नतियां की उस आदेश से, और 6 अगस्त 2010 को उन जितनी आपने पदोन्नति की थी वो तदर थी। क्यों कि उत्तरांचल की तब तो उत्तराखंड की तब तक अपनी प्रवक्ता सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं हुई थी। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जा सकते हैं, मेरी कोई वसत है। अरे यही लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर, यही क्योंकि ये सर्वे सर्व अपने को मान जाते हैं। ये तो सब साफ बन गए, ये शिक्षकों को शिक्षक नहीं सोचते। अभी कभी इनकी वो देखेंगे, भाव देखेंगे किसी शिक्षक के प्रति, ये बिल्कुल इस भाव से शिक्षक के प्रति जाते हैं जैसे हम क्या है, वो अपने डायरेक्टर से बड़ा अपने को समझते हैं। और यहाँ की वहाँ केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहाँ की वहाँ करके संगठन और सरकार के बीच क्या कर रहे हैं, खाई पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कारण यही भी है। अब हम कदम हमारा 12 तारीख का फिलहाल हमारा जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय आएगा, तो मैं तो उसमें न कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। जो आपका निर्णय होगा मैं सहर्ष से स्वीकार होगा, लेकिन हम असहयोग आंदोलन करते रहेंगे। हमारे ऊपर जनहित याचिका लग गई और उसमें कहा गया कि शिक्षक छात्र हित में पढ़ाए। तो हमारा जब मैं मानो मैं हिंदी का लेक्चर हूँ, मेरा काम क्या है, हिंदी पढ़ाना है, मेरा काम बीएलओ की ड्यूटी करना नहीं है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। बाबा केदार, बद्री और हेमकुंड साहिब यात्रा यथावत चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी रोड के कुछ इश्यूज हैं। हालांकि छोटी गाड़ियां निकल सकती हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से
जब तक उसमें थोड़े बहुत काम और न हो जाएं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर तक आते आते ये सभी रूट हमारे थ्रू हो जाएंगे और 15 तारीख से हमारी हेली सर्विसेज भी प्रारंभ हो जाएंगी। देखिए, चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज़ है वो आमतौर पर सितंबर में शुरू हो जाता है और शुरुआत के 3-4 दिनों में चूँकि वेदर काफ़ी ख़राब था, इसलिए 5 सितंबर तक यात्रा पर रोक लगाई आम गई के थी। भी लेकिन कपाट खोल दिए गए हैं और जिसको लेकर आपको बता दें कि प्रशासन एक तरफ पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि आपको बता दें कि यात्रा खोलने के अनुसार जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से यह भी हिदायतें दी गई हैं, हालांकि प्रशासन पूरे तरीके से सजग है, लेकिन यात्रियों से फिर भी सावधानी बरतने की अपील की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर दीपगंगा अपार्टमेंट परिसर और शिटकुल क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि बुलडोजर से ग्रीन बेल्ट सड़क किनारे बने पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं और परिसर में मजबूत मंदिर को अन्य जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए गए। बताते चले कि प्रशासन और शिटकुल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इसे बच्चों के खेल के मैदान और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया। तो वहीं महेश प्रताप राणा ने बीजेपी सरकार पर मंदिर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि जबकि बालेंद्र चौधरी ने प्रशासन की कार्रवाई को बिना संवाद के जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करार दिया है। बताते चले कि रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जनता की भावनाओं का सम्मान करने का भरोसा दिया है। तो वहीं विरोधी दल आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां दीपगंगा अपार्टमेंट में बुलडोजर की कार्रवाई की गई और जिसके बाद कांग्रेस के साथ साथ स्थानीय लोगों की ओर से विरोध किया गया। आपको बताते चले कि कांग्रेस और स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहां पर लोगों की जो भावनाएं हैं उनको क्षति पहुंची है और जिसमें कि आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं कि लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको आहत किया गया है। मंदिर को शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसी के बाद यह कार्रवाई की गई। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरीके की अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलवाड़ किया गया है, डीएपीएल ने हमारे साथ किया है। हमारे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर पे जा चुके हैं यहाँ से, उनके प्लेग्राउंड को उन्होंने अचानक से तोड़ दिया। क्या एक बार भी उनको कहने का हक नहीं था जो हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे, हम लोग क्यों नहीं पूछ सकते हैं? और हम सबसे रिक्वेस्ट यही है जो सब मिल के आ गया, जो जनप्रतिनिधि जिनको हम लोगों ने वोट करके जिताया, वो क्यों नहीं कल हम लोगों के साथ खड़े हुए आके? क्यों वो लोग पीछे रह गए और आज आके ये कहेंगे हम लोग क्यों नहीं आगे? रातों रात कैसे इनलीगल हो गया? क्यों नहीं हम लोगों को 15 साल पहले ये बताया गया? हम लोग यहाँ पे 2012 में आए, तब से तो कुछ इनलीगल नहीं था। ये ग्रीन पार्क में आ रहा था, अचानक से कैसे इनलीगल हो गया? ये तो अब इसके पीछे राजनीति है। कुछ लोगों की ईगो प्रॉब्लम होगी, इसमें आपस में ईगो प्रॉब्लम है लोगों की। बिल्डर्स ने लोगों को आपस में लड़वा दिया है बस। प्रदर्शन जो है, जो जितने भी हमारी बहनें माताएं और जो हमारे बच्चे जो आए थे, वो पूरे का पूरा आज सब लोग विरोध कर रहे हैं कि हम जो 1200 परिवार आज दीपगंगा में रह रहे हैं, डीएपीएल जो यहाँ की संस्था है जिन्होंने हमें फ्लैट बेचे हैं, ये सारी सुविधाएं ओपन जिम, बच्चों का बास्केटबॉल, अपना गार्डन और मंदिर और ये सब दिखा के हमें सब चीजें बेची गई हैं। और आज हमें पता चल रहा है कि ये तो सब अनऑथराइज्ड है। तो हमारा जो भी विरोध है ये है कि हमें जो भी डीएपीएल ने जो भी अपने फ्लैट्स वगैरह जो दिए हैं, वो तो हमारे साथ कंप्लीटली मतलब हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। मतलब ये तो हमारे साथ फ्रॉड चीटिंग हो गई ना। हम अपने जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे चेयरमैन साहब हो, चाहे विधायक जी हो, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, भाई आपको 1200 परिवार 99% हिंदू हैं, उनका मंदिर तोड़ा जा रहा है
और मुझे लग रहा है 1200 परिवार में वोट करेंगे तो मुझे लग मल्टीप्लाई 4 करो तो कितने बैठेंगे? आप देखिए ना 4000 के आसपास वोट आपको अपना दीप गंगा अपार्टमेंट दे रहा है, तो मुझे तो नहीं लगा जनप्रतिनिधि कोई हमारी सहायता कर रहा है। कि शेड्यूल की टीम आई थी और मेरी भी उनसे कल बात हुई, तो पहले तो ये जानकारी थी कि मंदिर और मंदिर के पास का हॉल, मुझे जब टेलीफोन पे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया तो मैंने तभी तत्काल RM शेड्यूल से बात की और उसको कहा कि मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके हॉल को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। और इतनी बात मेरी उनसे उस समय हुई थी, क्योंकि इतना ही मुझको तभी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने टेलीफोन पे बताया था, चौधरी साहब ने, पंडित जी ने, है ना जी। और मैंने इनको इस चीज़ की इंटीमेट भी कर दिया था और ये आश्वस्त कर दिया कि मंदिर को और उसको हॉल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बाकी जो और विषय में बात हुई कि इन्होंने ये तोड़ दिया अपना बच्चों के खेलने का बास्केटबॉल का एक शेड बना हुआ था बुजुर्गों के लिए, तो आज सुबह मेरी MD शेड्यूल से बात हुई। RM शेड्यूल को मैंने घर पे ही बुलाया था, वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स उनके चेक किए हैं और इस पे भी रास्ता निकालने के लिए प्रयास चल रहे हैं कि ताकि ये भी बच्चों के खेलने का जो ग्राउंड है वो एज इट इज़ रहे। उसमें वार्ता चल रही है, कुछ उनके सामने भी प्रॉब्लम्स है, कुछ बिल्डर के द्वारा यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिए हैं या जिन्होंने यहाँ पर फ्लैट लिए हैं, उनके साथ में बिल्डर ने भी चीट किया हुआ है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।